हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कैलकुलस कैलकुलस के लिए पहला यूनिट पर हमने शुरुआत किया था। पहला यूनिट में क्या चर्चा किया था हम लोगों ने? सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस पर बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, ये थोड़ा सा हमने बताया था। अगेन आज हम डेफिनेशन के साथ लिखे हैं। कल हमने डेफिनेशन नहीं बताया था, केवल हमने समझाने का प्रयास किया था कि कोई सीक्वेंस है, कोई अनुक्रम है, उसको बाउंडेड कब कहते हैं। तो एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हो अगर वो दो प्रकार से बाउंडेड हो, लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो पूरा मिलके बॉन्डेड। समझ आया? तो पहले अपर बाउंड का डेफिनेशन बच्चा पूछता है कि सर डेफिनेशन बुक में लिखा है, आप पहले उसको भी मेंशन करो, समझाओ, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। बुक में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं करके, तो बुक में बहुत सारी चीज़ को रिड्यूस कर देनी है। डेफिनेशन ऐसा लिखना है सिंपल से, एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है, इसको अपर बाउंडेड हिंदी में कहते हैं क्या? ऊपरी परिबद्ध कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे यदि क्या हो कोई। तो ये जो निशान दिख रहा है बेटा, इस निशान को क्या कहते हैं? देयर एग्जिस्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? देयर एग्जिस्ट। और इसका अर्थ होता है अस्तित्व। कोई चीज़ अगर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस निशान का नाम है, इस निशान का नाम क्या है? फोराल, सभी ऐसे करके। ठीक है, तो घबराना नहीं है आप लोग को। तो हम बोल रहे हैं कि एक सीक्वेंस एसएन को क्या कहेंगे? अपर बाउंडेड कहेंगे या फिर ऊपरी परिबद्ध कहेंगे यदि कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए हमको जिस पर हम बता पाएँ कि सीक्वेंस के अंदर के सभी टर्म्स, ये बच्चा केवल टर्म्स को बता रहा है और पूरा मिलके सबको बता रहा है। करली ब्रैकेट हटा दिए तो टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो, S1 S2 S3। इनको क्या कहते हैं बेटा? जितने बार इमेज बनाते हैं उतने बार को अलग अलग, पहले वाला इमेज 1 रखा तो S1 बनता है, उसको पहला टर्म बोलते हैं। जैसे सीक्वेंस बोला, सीक्वेंस में लिखा, अभी हमने एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया था, पहली बार मिलता है उसको क्या बोलते हैं? S1 टर्म। ठीक है, मतलब प्रथम पद कहते हैं। दूसरे वाले क्या बोलते हैं? S2 S3, ऐसे मिलता चला जाता है। तो आप जो है कोई भी टर्म को उठा लो, या तो वो टर्म इसी के अंदर से कोई आया होगा, m के बराबर होगा, या फिर बाकी टर्म सभी छोटे रहे होंगे, ये नंबर सबसे बड़ा रहा होगा। तो एक नंबर ऐसा सीक्वेंस के अंदर से आया जो कि बाकी टर्म से बड़ा है और बाकी टर्म सभी छोटे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस में एक बड़ा नंबर है, सीक्वेंस के अंदर से होता है, इसलिए सीक्वेंस पूरा क्या हो गया? अपर बॉन्ड। इसको बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड। ये अपर बॉन्ड है, बाकी सब अपने आप में लोअर बॉन्ड है, मत बोलना, बाकी सब छोटे हैं। तो ये सबसे बड़े, देखो ये सीक्वेंस था 1/n, एक सीक्वेंस है। बोलेंगे क्यों नहीं है सर? क्योंकि नेचुरल नंबर दिखा, मतलब हमारे पास ये सीक्वेंस है। जितने जगह पे नेचुरल नंबर दिख जाएगा सबको सीक्वेंस कहा जाता है, बोलना नहीं, कुछ भी लिख दो। ये सीक्वेंस है क्या? कोई पूछेगा तो बोलना यस सर, बोलना है। सीक्वेंस है बोलेगा यस सर, क्यों बोलेगा? क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर पहली बार क्या रखेंगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सीक्वेंस है, ऐसे बोलना है। ठीक है बेटा, तो ये एक सीक्वेंस दिख रहा है। इस सीक्वेंस में 1 के बाद 1/2 मतलब कितना? आधा, फिर 1/3, 1/4, चीज़ें छोटी होती जा रही है ना? हाफ, 1/3, 1/4, और धीरे धीरे एक दिन तो 0 हो जाएगा बढ़ते बढ़ते। 1 को 2 बार बांटेंगे बहुत छोटा, 3 बार बांटेंगे और छोटा, और अंत में कितना बार बांटेगा? कोई पूछेगा तो कितना बार बोलना है? अंत क्या होगा? कोई पूछेगा तो 1/∞। 1/∞ मतलब क्या होता है बेटा? 0। 1 को इनफाइनाइट बार तोड़ोगे तो 0 होगा ना। तो इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है आप लोग को। सिंपल प्रश्न आप पूछ सकते हो, मैं आप लोग को बेसिक से बेसिक चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। तो क्या मेरा लक्ष्य आपको समझ आया बेटा? अपर बॉन्ड क्या है बोलेंगे तो, अपर बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है बोलेंगे तो, कोई भी सीक्वेंस जिसमें बड़ा से बड़ा नंबर हो, बाकी सारे नंबर छोटे हैं। अब छोटे नंबर कितना छोटा है कोई जानता नहीं है, इसको अंत में 0 है ये बोला जा सकता है, लेकिन उसके पहले कौन छोटा है बताना थोड़ा संभव नहीं है। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा और छोटा, उससे और छोटा, तो बड़ा नंबर बस दिख रहा है। बड़ा नंबर को देखते ही बोलेंगे सीक्वेंस के पास बड़ा बॉन्ड है, और इसलिए ये अपर बॉन्डेड है सीक्वेंस है, और इस नंबर को अपर बॉन्ड कहते हैं, ऊपरी परिबंध कहते हैं। समझ आया ना? कोई दिक्कत किसी को? बस याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा तो चुपचाप लिख देना। जिनको नहीं आता उनको तो लिखने में समस्या आएगा, वो तो क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे, तो बाकी चीज़ को लिखेंगे कैसे? तो आप लोग को अपने भाषा में लिखना है। सब भूल जाओगे तो क्या लिखना है आपको? ये याद रखना है, एक सीक्वेंस है सर, यदि सीक्वेंस ऐसा है, इस प्रकार है, तो अपर बॉन्डेड है। फिर कुछ तो लिखेंगे ना, सही से कुछ तो सही है। ठीक है, अब आता है बेटा लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस। लोअर बॉन्डेड जस्ट इसका उल्टा लिखना है आप लोग को। बड़ा नंबर के लिए बड़ा m इस्तेमाल कर रहा हूँ, m कोई नंबर है,
ठीक है, किसी को के लिखना है तो के लिख दे रहे हैं, बुक में अक्सर एम लिखा रहता है। ठीक, तो बुक का आप डेफिनेशन पढ़ के आप समझ आ जाएगा ना, अच्छा हमारे सर ने समझाया था, हमको समझ आ रहा है करके। ये वीडियो समझ नहीं आया तो कम से कम 8-10 वीडियो मेरा और है इन्हीं का, बहुत सारे, क्योंकि हर क्लास में पढ़ाते हैं, हर बार पढ़ाना पड़ता है और हर बार यूनिट बनते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है बोलेंगे तो बोलना ठीक ठाक वही लिखना है आप लोग को। एक सीक्वेंस है सर एसएन, इसी सीक्वेंस एसएन को क्या कहेंगे, लोअर बॉन्डेड या फिर निम्न परिबद्ध सीक्वेंस कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे, यदि क्या हो, एक रियल नंबर, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या और अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, ये निशान क्या है, अस्तित्व में हो और किस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि बाकी सभी सीक्वेंस के टर्म इस एम से बड़े हो, ये बेचारा सबसे छोटा हो। तो कहाँ से बंधना चालू हो गया, वो बंधन कहाँ पर है बोलेंगे, उस छोटे नंबर से बंधन है, वो दिखाई दे रहा है, उससे छोटा और कुछ नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इसके पास क्या है, सीक्वेंस के पास लोअर बॉन्ड है, और जिस सीक्वेंस के पास लोअर बॉन्ड होते हैं वही लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख रखा है, आप कोई भी एग्जाम्पल चिपका सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमने जो लिखा है वही होगा, आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन बुक में, हर बुक में आपको यही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, बुक हमारे पास है नया सिलेबस का और उसी बुक को फॉलो करना है, आप लोग को डरना नहीं है। ठीक है, तो ये देखो पहली बार क्या आया इस सीक्वेंस के लिए, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो 1 क्या है, छोटा है, अब छोटा तो दिख रहा है, लेकिन बड़ा कितना होगा मेरे को नहीं पता, वो तो चलता रहेगा, इनफाइनाइट करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को बस छोटे के बारे में जानकारी है, तो छोटा बॉन्ड मौजूद है, तो छोटा बॉन्ड के जरिए से मैं बोलूँगा कि सीक्वेंस के पास छोटा बॉन्ड है, छोटा को निम्न कहते हैं, तो निम्न परिबंध है। ठीक है, इस प्रकार से अंग्रेजी शब्द ज़्यादा अच्छा लगेगा तो अंग्रेजी शब्द में ज़्यादा बताइएगा कि भाई लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस है सर, अनुक्रम कैसा है, निम्न परिबद्ध है करके। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, जैसे कि और एग्जाम्पल और कवर करना चाहें, मान लो बताइए बेटा, ये एन स्क्वायर नीचे में n+1 अपर बॉन्डेड है कि लोअर बॉन्डेड बोलेगा, तो पहले इसका इमेज बना के समझना पड़ेगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, भाई एन स्क्वायर मतलब 1/2 ऐसा दिखेगा ना, यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब 1 2। दूसरा बार में क्या आएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, नीचे में कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 2 रखना है हम लोग को, 2 + 1 3। अब फिर आगे बढ़ेंगे, 3 रखेंगे तो बनेगा 9, नीचे में कितना आएगा बेटा, 4। तो बताओ ये नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, आधा था भाई, अब 1 से थोड़ा और बड़ा हो गया, अब तो ये तो 2 दशमलव से आगे बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब छोटा नंबर को बस बता सकते हो, बड़ा नंबर कितना बड़ा होगा तो कोई नहीं जानता इसको। तो लोअर बॉन्डेड है, इस सीक्वेंस के लिए लोअर बॉन्ड कौन है, कोई पूछे तो बताना है 1/2 है, या फिर पहले बोल देना छोटू m, और छोटू m का मतलब ही क्या है, 1/2 है। तो हर सीक्वेंस की लोअर बॉन्ड को खोजा जा सकता है, बिल्कुल खोजा जा सकता है, अपर बॉन्ड को खोजा जा सकता है, बिल्कुल खोजा जा सकता है, बताया जा सकता है। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं बोलेंगे, आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, चाहे आप बीएससी के बाद आगे बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ेंगे बच्चों, हम आपको सिलेबस दिखाएंगे सेम टू सेम वहाँ पर, लेकिन पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका थोड़ा बढ़ जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन काम क्या आएंगे, यही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट भूलना नहीं, क्यों पढ़ा रहे हैं ये सोच के टेंशन नहीं पालना है आप लोग को, जितना मैं बोलूँगा टेस्ट में जितना लूँगा वही दिमाग में रखना है। अगर भूल जाते हो तो बार बार पूछ लेना, दोबारा पूछ लेना, या फिर वीडियो देख लेना, याद रहेगा। ओके बेटा, तो ये बात एकदम क्लियर है कि हम कोई भी सीक्वेंस का बॉन्ड निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, और इन्हीं के माध्यम से आगे के क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे उसको, और आगे उनके व्याख्या कर पाएंगे। क्योंकि कोई सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है और उसमें बॉन्ड का जिक्र हो रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस का क्या बॉन्ड निकलेगा करके। निकाल पाएंगे भविष्य में, एग्जाम में पूछता नहीं है ऐसा कि इसका बॉन्ड क्या होगा करके, लेकिन आगे के क्वेश्चन में उपयोग में आते हैं बॉन्ड्स। समझ आया बेटा, भूलोगे तो नहीं। अगर कोई सीक्वेंस में दोनों प्रकार के बॉन्ड मौजूद होते हैं, बॉन्डेड सीक्वेंस, इसमें एक तो अपर बॉन्ड बोल रहे थे, लोअर बॉन्ड बोल रहे थे। बॉन्डेड कब होगा, जब दोनों होंगे। क्या होगा बेटा, दोनों होगा, दोनों को मर्ज कर देंगे। तो दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या था, एक तो SN जो है किससे बड़ा था बेटा, छोटू m से बड़ा था, उसको उल्टा लिख दिया मैं, और किससे छोटा था, बड़ा m से। तो इस प्रकार से दो नंबरों के बीच में क्या हो गया, बंध गया सीक्वेंस, तो क्या कहेंगे उसको, बॉन्डेड। अपर बॉन्डेड
विथ लोअर बॉन्डेड देन सीक्वेंस इज कॉल्ड बॉन्डेड। एक सीक्वेंस को बॉन्डेड कहा जाएगा यदि वो अपर बॉन्डेड लोअर बॉन्डेड दोनों हो। तो यहाँ पर लिखा है तो अपने भाषा में याद रख पाओगे कि नहीं, भले आप ऐसी शब्द ना लिख करके क्या करो अपने भाषा में याद रखो, बाद में उस देखा जाएगा कि आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, क्योंकि आपके स्तर के अनुसार से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ओके ठीक, तो ये समझ आ गया होगा। एक अनुक्रम है एसएन, उसको क्या कहेंगे, परिबद्ध कहेंगे, बॉन्डेड कहेंगे यदि ये ऊपरी और निम्न दोनों प्रकार से क्या हो बेटा, परिबद्ध हो, अर्थात ये उसका मैथमेटिकल सिंबल है, ये इसका लिखने का तरीका है, गणितीय रूप गणितीय रूप गणितीय रूप, ऊपर का थ्योरी है मात्रा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जो 3 एग्जाम्पल लिखा गया, ये अपर बॉन्डेड सीक्वेंस के लिए, ये लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस के लिए और ये क्या है, बॉन्डेड सीक्वेंस के लिए। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये सीक्वेंस है कि नहीं बोलेंगे, है सर। जिनके जगह भी कहीं पे भी नेचुरल नंबर दिखेगा समझ जाना सीक्वेंस है। -1 वो पावर पे हो ना हो, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, नेचुरल नंबर दिखा मतलब सीक्वेंस है। पहली बार में क्या रखना है, नेचुरल नंबर बोलेंगे सर, नेचुरल नंबर -1 की पावर, पहले तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, इसको क्या बोलेंगे, S1। पहली बार है, इस सीक्वेंस का पहला पद है S1। S1 0 आएगा, किसने बताया बोलेंगे, इसकी हरकतों ने बताया। हरकत क्या है इसका, 1 पावर लगाया सर। माइनस का पावर जब भी कोई ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्या होता है, तो हमेशा वो निगेटिव को निगेटिव रखता है। अगर यहाँ 2 होता, 4 होता, 6 होता, तो माइनस का पावर जब भी कोई सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, इसको पॉजिटिव कर देता है। तो 1 और 1 जुड़ के 2 बनता, लेकिन अभी 1 है, पावर मतलब निगेटिव बनेगा और -1 और +1 बन के 0 हो जाएगा। S2 क्या आएगा बोलेंगे, मतलब 2 रखा, मतलब n की जगह क्या रखा आपने, n की जगह 2 रखा। ये 2 को बता रहा है, n को बता रहा है बेटा। तो आप जब भी माइनस का पावर लगाते हैं 2, तो वो संख्या खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। इस कारण से 1 + 1 मतलब 2 ही बनेगा। फिर कोई पूछेगा तो S3 का क्या वैल्यू है, बोलेंगे सर -1 की पावर 3 रखना है, इसका ये मतलब है। अब फिर क्या आएगा, ये 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि -1 बनेगा यहाँ और यहाँ पर 1 बनेगा, और -1 और +1 मिलके क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। तो ये अल्टरनेटिव 0 2 0 2 0 2 चलता रहेगा ना। तो पूरा सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर डिटरमाइन कर सकते हो, बता सकते हैं, बोलेंगे जी सर देख के बताया जा सकता है। छोटा नंबर 0 है और छोटा m हो गया, और सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा, 2 है। तो 2 नंबर तो दिख ही रहे हैं। जब 2 नंबर दिख रहे हो तो समझ रहा कि दोनों उसके बॉन्ड है, एक छोटा नंबर छोटा लोअर बॉन्ड, बड़ा नंबर उसका बड़ा बॉन्ड अपर बॉन्ड। तो ये पूरा सीक्वेंस किसके बीच में बंधा हुआ है, 0 और 2 के बीच में। तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बॉन्डेड। समझ आया। ये जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये समझाने के लिए है, याद रखिएगा, समझाने के लिए। ये समझ आ जाता है तब हम उसका उपयोग कर पाते हैं। कोई पूछेगा ना इसका भी बॉन्ड नहीं है क्या, इसका अपर बॉन्ड नहीं है क्या, बोलेंगे अपर बॉन्ड हो सकता है, बोलेंगे नहीं है तो इनफाइनाइट है, बोलेंगे नहीं मिलेगा तो देखेंगे पहले बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसका ना जो लास्ट का जो बॉन्ड होता है ना बेटा, अगर सीक्वेंस अगर बढ़ रहा है घट रहा है देख लें, समझ लें, तो उसका अपर या लोअर बॉन्ड भी खोजा जा सकता है। ये अपने आप में लोअर बॉन्डेड है क्योंकि छोटा नंबर है। इसका बड़ा से बड़ा नंबर पूछेगा ना तो इसका लिमिट निकाल देना है। इसका बॉन्ड आगे खोजो बोलेंगे तो क्या करना है, n टेंस टू अनंत में जाके खोजेंगे सर, बोलना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n² अपॉन में n+1 ऐसे बोलना है। अब लिमिट निकालना आसानी से तो नहीं निकल सकता, बच्चा बोलेगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट +1, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ऐसे नहीं होता, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों, नहीं पता बोलना है। इनफाइनाइट क्या है नहीं पता तुमको, तो कैसे बांटोगे इनफाइनाइट से उसको। बांटना का मतलब क्या होता है, कोई P अपॉन Q है, मतलब P को Q भाग में बांटना, इसको बोलते हैं बांटना। भाग का ये मतलब होता है। ऐसे होता है तो गलत है। फिर आप लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ कैंसल करते हैं। तो आप लिमिट निकालेंगे, अभी लिमिट निकालने वाला क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन आपको समझाएंगे। आप लिमिट मत रखो, लिमिट रखने से पहले क्या करना बेटा, कटता है तो कुछ काटना है। n और n को काटूंगा, ऊपर में एक n बचेगा, नीचे में इस n को काटूंगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर तो था नहीं, तो क्या लिखेंगे उसको, जब नहीं होता है तो उतना कम ही नीचे लिख देना है। अब वापस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n, यहाँ पर 1, और ये जो n है छलांग मार के जो इस n के साथ उसको n² बनवाएगा, वापस पहुँचेगा ना वहीं पे। इस प्रकार से लिमिट निकालते हैं बेटा। अब लिमिट निकालोगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं आने वाला, क्योंकि किसी के नीचे में आप इनफाइनाइट रखोगे, ऊपर में तो इनफाइनाइट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, इनफाइनाइट अपॉन, लेकिन इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, देखना 1 अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है। और किसी के अपॉन में इनफाइनाइट यहाँ पर होता है, पहले उसको चेक करना है। कहीं भी किसी नंबर के नीचे में, मान लो ए नंबर है, ए नंबर के नीचे में इनफाइनाइट होगा तो हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा। क्यों, कोई पूछेगा तो ए कोई संख्या था और ए संख्या को इनफाइनाइट पर तोड़ोगे तो 0 की ओर जाएगा वो धीरे धीरे। जब 2 करते हो तो उसका आधा होता है, 3 करते हो तो 3 भाग में बढ़ता है, इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट भाग में तोड़ेंगे तो वो तो एकदम, हम छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे ना, कुटकुट्टा तोड़ दिया उसको, छोटा छोटा छोटा, तो क्या हो जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो बेटा ये क्या बनता है, ऊपर वाला इनफाइनाइट, नीचे में 1 प्लस में 0, इनफाइनाइट नहीं बना तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं आया है, ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो लिमिट कितना आ रहा है घूम के, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का पहला भाग इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर 0 + 1 मतलब 1, तो इनफाइनाइट का पहला भाग भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के नीचे में यहाँ पर 50 भी होता तो भी इनफाइनाइट, ऊपर में इनफाइनाइट होगा तो उसका हर भाग इनफाइनाइट है। बस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं लिख रहे हैं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो टेंशन मत पालो आप लोग, मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा था। मतलब ये धीरे धीरे इसका कोई लिमिट नहीं निकलेगा, उसका लिमिट इनफाइनाइट में होगा अपर बाउंड। सबसे बड़ा कौन है नंबर बोलेगा तो इसके अंदर अनंत में है, वो अनंत ही है, बड़ा है, इनफाइनाइट है बोलना है बेटा, समझ आया। जैसे कि इसका कोई बोलेगा, इसका तो अपर बाउंड पता है, कौन है 1, अंत में कितना होगा बोलेंगे तो लिमिट निकालना है। यहाँ पर लिमिट कैसे निकालेंगे बोलेंगे, देखो सर लिमिट किसका निकालना है, लिमिट n को धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट की ओर जाना है। किसका निकालना है लिमिट बोलेंगे 1 अपॉन n का, इसका निकालना होता है। जब n का लिमिट निकालेंगे, जिसका सीक्वेंस उसी का लिमिट निकालना है, ठीक है। जब इसका लिमिट निकालूंगा बेटा, तो लिमिट निकालूंगा तो यहाँ तो n है ही नहीं, नीचे बस n है, चुपचाप 1 अपॉन इनफाइनाइट रखेंगे और ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बना, 0। अपर बाउंडेड है तो अंत में जो मिलेगा उसको लोअर लिमिट कहेंगे, बड़ा लिमिट और ये छोटा लिमिट। आया ना बात समझ, ठीक। तो पहले तो आप कंफ्यूज मत हो, पहला काम क्या था आपका समझने का, अपर बाउंडेड क्या है, लोअर बाउंडेड क्या है और बाउंडेड क्या है ना। तो लोअर बाउंडेड है तो भी अपर बाउंड खोलने का प्रयास किया जाता है। अगर मान लो अपर बाउंडेड है तो लोअर बाउंडेड खोज सकते हो, और पहले से लोअर बाउंडेड है तो अपर बाउंडेड खोजने का प्रयास कर सकते हो, ऐसा है हमारा कहना। याद आ गया बात, थोड़ा थोड़ा हो गया होगा, और भूल जाएंगे तो टेंशन नहीं पालना है। उधर वाले को मिटा दूं मैं, वो रफ है बेटा, ठीक है, उसको दिमाग में सेट कर लेना, और जो है भूल जाओगे तो वीडियो देख के उसको कॉपी में लिख लेना, या फिर अपने अनुसार से कुछ भी लिखना, कुछ भी लिखना, और आप चेक करना। देखो सर हमने अपने घर में कुछ कुछ किया, इकड़म तिकड़म कर रहे थे और उसमें से हमको कुछ मिल रहा है, आप बताइए ये बात सही है कि नहीं। जो हम सोच रहे हैं कि वो लॉजिकली सही बैठ पाएगा, बोलेंगे बैठेगा तो मैं बोलूँगा हाँ भाई तुम सही बना रहे हो करके, अगर नहीं होगा तो मैं वहाँ पर गलती खोज के बताऊँगा कि थोड़ा गलती है बेटा, इसमें ठीक कर लो करके। तो मेरा पूरा काम था अपर बाउंडेड लोअर बाउंडेड को सिखाना, समझ आ गया होगा। अब है बच्चों दूसरा नंबर का पॉइंट, पहला डेफिनेशन सीक्वेंस क्या है, दूसरा बाउंडेड का मतलब समझना था। अब तीसरा नंबर का पॉइंट ये है, कौन है, मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस हिंदी में कहते हैं एक दिष्ट, मतलब कोई सीक्वेंस एक ही दिशा में बढ़ता जाता है या फिर एक दिशा में घटता जाता है। समझ रहे हो तीनों। तो जब इस प्रकार से हम कोई सीक्वेंस को देख लें और समझ आ रहा है कि ये एक दिशा में खास तरीके से या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, तो उस सीक्वेंस को मोनोटोनिक बोलेंगे। ये दो प्रकार का होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एक दिशा वर्धमान मतलब बढ़ते चले जाना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, और एक दिशा ह्रासमान मतलब घटना। तुम लोग बताओ, मैं बिना डेफिनेशन पढ़ाए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? ऐसे कोई भी सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है और हर सीक्वेंस के बारे में बताया जा सकता है। अब ऐसे मत बोलना कि अभी तो बॉन्डेड बता रहे थे सर, अब कहाँ मोनोटोनिक घुसा रहे हो। अरे बॉन्डेड अपनी एक प्रकार नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है, गुण है। एक सीक्वेंस के बाद हर प्रकार के गुण होते हैं। अगर इसको मोनोटोनिक दृष्टि से देखूं तो ये क्या मोनोटोनिक में किस प्रकार का है, इंक्रीजिंग वाला है कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, वेरी गुड, डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है, ह्रासमान है। और ये वाला सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली बेटा? ऐसे, ये मान लो 1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने आप, पद 2 बनेगा।
S1 मतलब इसको S1 बोलते हैं बेटा, इसको S2 बोलते हैं, समझ आया, इसको S3 बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक फार्मूला की तरह लिखना चाहूँ तो फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फार्मूला हर बुक में यही लिखा रहेगा, यहाँ तक हम जब क्वेश्चन जहाँ बनाएंगे ना बेटा, क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पर यही लिख रहे होंगे। तो मत घबराना कि सर ने क्या लिख दिया भाई, ये देखेंगे ना जब SN+1 इधर दिख रहा है जिसमें बड़ा का निशान लगा हुआ है तो समझ आना कि वही सीक्वेंस जो है एकदिष्ट वर्धमान इंक्रीजिंग के बारे में चर्चा कर रहा है, ये कहना है आप लोग को। डेफिनेशन पूछ देगा मान लो तो लिख देना फटाफट, ये याद रहे बस। क्या लिखना है, एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे यदि कैसा हो ऐसा हो, अर्थात आगे के पद बड़े हो जाते हैं और छोटे के पद छोटा ही रहता है। 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा बेटा, S2 आगे S1 पीछे। अगर 2 रखूँगा तो क्या मिलेगा, S3 आगे S2 पीछे। समझ आया, ये में क्या है S1 S2, तो ऐसे दिख रहा है ना, S1 इज लेस देन, S2 इज लेस देन, S3 इज लेस देन, S4 इज लेस देन, तो कुल मिला के क्या है, Sn इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू भी बोल सकते हो, कुछ जगह इक्वल भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेस देन और इक्वल टू होगा। समझ आया ना, तो ये क्या कहलाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। याद रहेगा ना, सब भूल जाओगे तो बस ये याद रखना, जहाँ जहाँ इंक्रीजिंग बोलूँगा ना फट से बताना कि ये है सर करके, और सीक्वेंस को देख के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था, एग्जांपल लिखा था, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग बेटा, ये इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग, बताओ बताओ जल्दी, इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग था ना बेटा, इंक्रीजिंग था ना। पहली बात में क्या आया था 1/2 और दूसरी बात में क्या आया था 4/3, फिर क्या आया था यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 9/4। तो देखो ये आधा है, ये जो है आपका 1 दशमलव कुछ आ रहा है और ये 2 दशमलव कुछ जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। समझ आया, ठीक है बेटा, बस इतना समझना है। तो कभी कभी ये जितना हम प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग नहीं होता तो बुक में देता क्यों, इसको पढ़ाते क्यों, फालतू का आप बोर होते अलग, मेरा टीचिंग खराब होता वो अलग, इमेज खराब होता है जब टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है ना, टीचर कुछ गलत सलत पढ़ा दे या फिर वो बोरियत भरा उसका क्लास हो तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका लगेगा कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं कि हमें इतिहास सिखा रहे हैं करके, हमको शुरुआत में यही दिमाग में रखना था, इसलिए ऐसा पढ़ा जा रहा है, बाकी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे ही हम लोग, ठीक है। तो कभी भी क्या बोलूँगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलूँगा फट से पहचान जाओगे, देखते ही पहचान जाओगे, बस इतना समझाना था। बॉन्डेड पूछूंगा तो अपर बॉन्डेड पहचान जाओगे, लोअर बॉन्डेड पहचान जाओगे और बॉन्डेड जो होगा कुल मिला के उसको पहचान जाओगे। मोनोटोनिक पहचान गए और क्या करेंगे, मोनोटोनिक एक तो इंक्रीजिंग बता दिए, डिक्रीजिंग में क्या होगा बेटा, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा डिक्रीज हो रहा होगा, आगे के पद क्या हो रहे होंगे, छोटा हो रहा होगा धीरे धीरे करके, और इंक्रीजिंग में बड़ा हो रहा होगा। तो ये आपका मोनोटोनिक क्या हो गया, इसलिए डिक्रीजिंग, क्योंकि घट रहा है ना बेटा, घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। देखो 1/n, 1/n में पहली बार में 1 था, 1 के बाद वो छोटा हो गया 1/2 हो गया, 1 बाई क्या हो गया 3 हो गया। तो आप देख पा रहे हो ये S1 है, S1 बड़ा है किससे, S2 से, है ना। फिर क्या है बेटा S3 और छोटा हो रहा है, इधर वाला बड़ा हो रहा है। तो इसको अगर मैं पहले वाले को n बोलूँ तो बाद वाला क्या है Sn+1 है ना। तो बाद के पद छोटे होते हैं और पहले के पद बड़े होते हैं, और जैसे ही पीछे जाता जाऊंगा आगे बढ़ता जाऊंगा पद और छोटे मिलते चले जाएंगे, मतलब वो क्रमशः धीरे धीरे घटता जा रहा है। समझ आया ना। तो ये बस डिक्रीजिंग की कहानी है, इतना समझ आ गया होगा तो आपको फालतू का टेंशन पालना नहीं है। आपको कोई एग्जाम्पल और बतानी है डिक्रीजिंग का तो चलिए बताइएगा। एक एग्जाम्पल ये तो हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का एक और लिख देते हैं, 1/n+2n² बोल दिया मान लो। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, देख के बोलो एक लाइन में। जब जब नीचे में बस n रहेगा ऊपर में होगा ही नहीं ना, डिक्रीजिंग ही बोलना है, क्योंकि अब छोटा करता जाएगा। n का वैल्यू कुछ रखोगे छोटा, अब n का वैल्यू और रखोगे तो और नीचे में और बड़ा संख्या बनेगा, मतलब और छोटा करेगा। जब जब नीचे में बस n हो ऊपर में n ना हो तो क्या कहेंगे,
डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है बोलना है आप लोग को, ठीक है ना। ये केवल काम का जो है डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है। इन एग्जाम्पल को प्रश्न में नहीं देता, आपको क्वेश्चन जहां और बड़े बड़े बनाने होते हैं उन जगहों पर इनका उपयोग लाते हैं, उपयोग में इसको रखते हैं कि भाई देखो ये वाला सीक्वेंस है ना मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, काम का है हमारे लिए, बस शब्द का प्रयोग करते हैं। उससे हम क्या करेंगे, आगे गणित बनाएंगे। अभी हम केवल शब्द को सीख रहे थे और एग्जाम्पल अपने माइंड से बनाया हम लोगों ने, और बुक में भी यही एग्जाम्पल कुछ कुछ दिए हुए हैं, क्योंकि 6 साल से पढ़ा रहे हैं। तो एक तो तुम्हारे क्लास में अलग, फिर एमएससी में भी यही है, एमएससी में कुछ अलग तरीके से है, लेकिन बातें एग्जाम्पल सब जगह सेम है बेटा। पढ़ाने का, बताने का, एक्सप्लेन करने का तरीका चेंज होता है क्लास वाइज, क्लास जैसे बड़ा होता है बात करने का तरीका, बताने का तरीका और उसकी उपयोगिता अलग हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा, पक्का ना बेटा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा बिंदु। तो अनुक्रम की सीमा बिंदु के ज्यामितीय अर्थ ऐसे समझाते हैं, आप टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि बुक में ऐसा लिखा होगा। तो हम जो है कल सीक्वेंस का जो लिमिट होती हैं उसका डेफिनेशन देखेंगे। एक कॉसी नाम के मैथमेटिशियन है, क्या, कॉसी। तो कॉसी मैथमेटिशियन ने उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, हम उसको बताएंगे, समझाएंगे। मैं आपके स्तर में आकर बात कर रहा हूं बच्चों, आप घबराएंगे नहीं। हर सीक्वेंस की लिमिट निकाला जा सकता है, लिमिट हम निकाल के आपको दिखाते हैं। लिमिट क्या आएगा बोलना है, इनफाइनाइट पर जो आएगा वही लिमिट कहलाता है, ठीक है। तो देखना इसका लिमिट निकाल सकते हैं, इसका लिमिट निकाले हैं, वो क्या आया था, 0 आया था करके मिटा दो। इधर हो चुका है ना, फोटो खींच लिए हो, ठीक है बच्चों। इधर देखना, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। पहले वाले का मैं पहले लिखूंगा लिमिट, ठीक है, या फिर तीसरा वाला पहले लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है जब लिमिट निकालते हैं बच्चों पहले देख लेना है क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन या फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, यही आपका क्या है, ये आपका 1/n सीक्वेंस है, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसी को Sn लिखूंगा, चलेगा। Sn में लिमिट हमेशा क्या लिखते हैं, Sn का निकालते हैं। n टेंस टू कहाँ पे निकालते हैं, इनफाइनाइट पे निकालते हैं। Sn का मतलब होता है, ब्रैकेट हटा के लिखना है आपको, लिमिट निकाल दो। लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट ही बोलना है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 करते करते इनफाइनाइट की ओर जाते हैं। जो कुछ भी नहीं पता होता है तो लिमिट बोलना है, इनफाइनाइट पर ही लिखना है, ऐसे बोलना है। किसके लिए लिखना है बेटा, यहाँ पर इसके जगह क्या है, ये ब्रैकेट अलग है ना, ये ब्रैकेट अलग है, ये बात ठीक है। अब या तो नेचुरल नंबर के पास इनफाइनाइट रखो या फिर कुछ काटते बनते तो काटो। इसको कौन काटेगा, काट ही नहीं सकते। 1/n है, मतलब आप मजबूरी में n यहाँ पर n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे। तो बेटा लिमिट रख दिया तो आप क्या करेंगे, निशान हटा देंगे। n की जगह क्या रख दिया आपने, इनफाइनाइट रख दिया। क्या आ रहा है, लिमिट 0 आ रहा है। लिमिट क्या आ रहा है सीक्वेंस का, Sn का 0 आ रहा है पहले क्वेश्चन के लिए या फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा में देखो, दूसरा में कैसे निकालना है लिमिट, कोई बोलेगा तो बोलना है, देखो सर हमारे पास सीक्वेंस Sn दिख रहा है। Sn इक्वल टू क्या दिख रहा है, बोलेंगे n/n में n+1, ये सीक्वेंस है पूरा। इसके अंदर वाले को क्या कहते हैं, Sn का क्या निकालना होता है हमको, लिमिट n टेंस टू क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। Sn का निकालना है, Sn मतलब इस अंदर वाले का, निशान लगाते जाओ लिमिट का, n टेंस टू इनफाइनाइट। बेटा किसका निकालना है, ये इसका Sn का, n/n+1। अब बच्चा सोचेगा सर इनफाइनाइट रख दें क्या, तो बोलेंगे सर इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट +1, मतलब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है। ये तो गलत है, फिर इनफाइनाइट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बांटना है। तो कभी भी ऐसा दिखे तो आप कहना कि लिमिट अभी नहीं निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को काटना छांटना पड़ेगा। तो आप सिंपल जो इनफाइनाइट बना रहा है उनको आपस में जो कटेगा काटना चालू करना। छोटा से बड़ा कटता है तो बोलेंगे छोटा बड़ा को भूल जाओ, जो नीचे से निकाल के ऊपर से निकाल के काटते बन जाएगा, काट देंगे सर बोलेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या बच्चों अगर मैं n को काट दूं यहाँ से तो यहाँ से काटूंगा, मतलब है यहाँ पर 1 के नीचे n लिखना पड़ेगा। यहाँ से तो कट गया, नीचे में क्या लिखेंगे, 1+1/n, ऐसे लिखते हैं बेटा। जब किसी चीज़ को काटते हैं, हटाते हैं, अन्य जगह पे तो है ही नहीं वो, जब नहीं होता है तो नीचे में डिवाइड करके लिखते हैं। वापस मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे ऊपर में तो 1, नीचे में यहाँ पर n क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और सबके नीचे में ये n, ये छलांग मार के वापस जाएगा तो n/n में n+1 वापस बना कि नहीं। तो दोनों सेम है बेटा, ठीक है, कटा नहीं है, लेकिन बोलने के लिए ऐसा समझाते हैं बच्चों को। ये बात क्लियर है, एकदम सिंपल है। अब आप लिमिट लगाओगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है।
तो मतलब लिमिट अब रख सकते हो। तो रखेंगे बेटा तो ऊपर में क्या 1, नीचे में क्या 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, एन की जगह आप इनफाइनाइट रख दो और कोई चारा नहीं है, कहीं कटेगा नहीं। तो अब ऐसे करने के बाद क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0। किसी के अपॉन में इनफाइनाइट होता है तो क्या बनता है हमेशा वो 0। अगर कोई बोलेगा 10 की घात 10, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ जितना भी रहे, इसके अपॉन में कोई इनफाइनाइट है बोल देगा तो क्या कहना है उसको 0। दुनिया का कोई भी नंबर के नीचे इनफाइनाइट आ गया तो हम कैसे बोलेंगे उसको 0। ठीक है बेटा, तो ये पूरा मिलके क्या बना 1 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब 1 अपॉन 1, मतलब लिमिट क्या आया 1 आया। तो पहला सीक्वेंस की लिमिट क्या है बेटा 1 है। आया ना बात, समझ आ गया। दूसरा सीक्वेंस का लिमिट क्या आएगा मैं देख के बता दूंगा, 2/3 आएगा। क्या आएगा लिमिट 2/3 आएगा, दिख रहा है। इधर मैं मिटा रहा हूँ, लिमिट निकालेंगे, देखेंगे, फिर आप लोग को और क्वेश्चन देंगे, समझने का प्रयास करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन लिमिट का ही आता है। ठीक है, ओके। सीक्वेंस का लिमिट निकालो ऐसा पूछेगा, और जिन सीक्वेंस का लिमिट निकल जाता है उनमें हम खास प्रकार के काम करने वाले हैं। तो दूसरा सीक्वेंस का लिमिट, सीक्वेंस क्या है दूसरा क्वेश्चन में बेटा, Sn इक्वल टू दिया गया है, वह है 2n प्लस 3 और अपॉन में क्या दिया गया है 3n प्लस 5, ये दिया है। लिमिट निकालना है आपको तो लिमिट का निशान लगा दिया। n टेंस टू क्या लिखना है बेटा इनफाइनाइट लिखना है। किसके लिए निकालना है Sn मतलब कौन अंदर का बिना ब्रैकेट का, लिमिट का निशान n टेंस टू इनफाइनाइट, और क्या है पूरा ये पूरा Sn है 2n प्लस 3 अपॉन में 3n प्लस 5, इसका लिमिट निकालना है बोलेंगे। अभी भी कोई बच्चा इनफाइनाइट रख देगा ज़बरदस्ती यहाँ पर, तो 2 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस समथिंग इज इनफाइनाइट, है ना। अपॉन में क्या है बेटा 3 इंटू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को किसी साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमेशा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा अज्ञात है। तो रख दोगे जद्दोजहद में जल्दी जल्दी तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि गलत है, नहीं करना है। तो काटते बनेगा तो क्या करना है आप लोग को काटना है। तो काट दो बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, पहले n को निकाल के काटो। जैसे ही n को निकाल के काटूंगा तो जिसके पास नहीं है वो क्या हो जाएगा, जैसे मैं सिंपल समझा रहा हूँ आपको, n को कॉमन निकालो बोलूँगा तो भी समझ जाना। n को कॉमन निकाला, अंदर में क्या बच जाएगा 2। जब कॉमन निकालते हैं जिसके पास नहीं होता है उसके नीचे में लिख देते हैं उसको। कोई चीज़ कॉमन निकालो और वो उसके पर ना हो तो क्या करना है उसके नीचे में लिख देना। वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2n बनेगा और यहाँ से n वापस कट जाएगा, 3 बस रह जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है कि नहीं। यहाँ से भी क्या निकाल दो n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस में 5 अपॉन n। ये छोटे कक्षा के बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे बोलता ना तो भी सेम होता। कैसे 2n 3n और नीचे का n नीचे का n आपस में कैंसल, समझ आया, सेम टू सेम। अब लिमिट रखा जा सकता है क्या, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, यहाँ पर रखूँगा तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 आएगा ना, ऊपर में 0 प्लस क्या आएगा 2। अब लिमिट रखो बेटा n कैंसल, n क्या हो गया है कैंसल, n टेंस टू क्या इनफाइनाइट। एक बार लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए केवल, 2 प्लस में 3 अपॉन n ऊपर का पार्ट है बेटा, नीचे में क्या है आपका 3 प्लस 5 अपॉन n नीचे में ऐसा है। ठीक है जी। अब इनफाइनाइट रखो, इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट, है ना बेटा। नीचे में क्या 3 प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट, किसी के नीचे में इनफाइनाइट होने से वो संख्या क्या बन जाती है 0। तो 2 प्लस में ये क्या बनेगा 0, नीचे में क्या बनेगा 3 प्लस में ये 0। तो लिमिट कितना आया 2 अपॉन, अब मैं बोला था कि नहीं 2 अपॉन 3 आएगा लिमिट करके, समझ आया। ओके बेटा, आप लोग को दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाक से ट्राई करना, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपका हर क्वेश्चन गलत होगा तो हर क्वेश्चन को मैं सुधारूंगा, आप लोग लेकिन ट्राई करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप तैयार रहें, आप सभी जो है लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। मिटा दूँ, ठीक है। ये हमने क्लास वर्क दिया था और इस क्लास वर्क में हमने पूछा था कि लिमिट कितना आएगा करके, तो लिमिट कितना आएगा इसका 2 आएगा बेटा, दिख रहा है। जो सबसे बड़े नंबर है या फिर जिसमें इनफाइनाइट बन रहे हैं, जो काटने लायक है ना ऊपर और नीचे से, उसको काट दो। तो ये सबसे बड़ा पावर वाला नंबर है, ये वाला है, आपस में कट सकते हैं। तो लिमिट निकालना है हम लोग को, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, मैं डायरेक्ट इसी को लिख रहा हूँ 2n² प्लस n अपॉन में क्या लिखेंगे आप लोग n²। अब लिमिट निकालना है हम लोग को, तो लिमिट निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हो, इसको यहाँ पर भी डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो। तुमको पता है ना a प्लस बी अपॉन में c बराबर में a अपॉन बी सी होता है,
प्लस में बी अपॉन बी सी होता है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, लिमिट n टेंस टू क्या लिख दूँ, इनफाइनाइट। मेरा मर्जी जैसे हल करना चाहें, या फिर आप यहाँ से एन स्क्वायर को सब जगह से काट सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस में n अपॉन में एन स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो भी लिमिट दिखेगा। कई तरीके हैं हल करने के। ठीक है, अब फिर से एक बार लिख लो बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n कैंसल तो बच जाएगा कितना 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन n। अब लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो 2 रह जाएगा बस, इसमें तो कोई n है ही नहीं। 1 अपॉन इनफाइनाइट तो क्या आ जाएगा 2 आया कि नहीं। तो आप लोग बनाने का हिम्मत रखो अंदर से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।